हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे। और आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ नॉलेज इन्हेंसमेंट होगी, कुछ लोगों को ज़्यादा कुछ क्लैरिटी हो जाएगी, और जिनको पहले से ही पता है एटलीस्ट उनका रिवीजन हो जाएगा, वो रिवाइज़ कर लेंगे, वो कुछ रिकॉल कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है कि पहला कि ये क्या होते हैं कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटीज़, दूसरा कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, और तीसरा कि उनका ट्रीटमेंट क्या होता है। फाइनेंशियल्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इनके क्या ट्रीटमेंट होते हैं, इन दोनों के, कंटिजेंट एसेट्स के और कंटिजेंट लायबिलिटी के। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंटिजेंट एसेट्स से कि कंटिजेंट एसेट्स क्या होता है। अच्छा, उससे पहले कि एसेट्स क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम, मेरे ख्याल से ये तो सबको पता ही होगा, नथिंग टू डिस्कस कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या है। बट इन शॉर्ट में वैसे एक लाइन में बताता हूँ कि एसेट्स आप लोग सबको पता ही होगा वैसे तो, कि एसेट्स क्या है, रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम अपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं। एसेट्स हमारा रिसोर्सेज है जिसके थ्रू हम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो हमारे रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है ना। और लायबिलिटीज़ क्या है, जिसकी वजह से हमारे रेवेन्यू का आउटफ्लो होता है। हिंदी में क्या है, रेवेन्यू का मतलब क्या, लायबिलिटीज़ का मतलब क्या, दायित्व, दायित्व है ना, जो हमें पे करना होता है बेसिकली। तो लायबिलिटीज़ का मतलब कि जिसकी वजह से, मतलब उस दायित्व की वजह से ही तो हमें हमारे रेवेन्यू का आउटफ्लो होता है, जो हम रेवेन्यू जो हम खाते हैं उसको हमें पे करना होता है, ठीक है। और एसेट्स क्या, रिसोर्स जिसकी हेल्प के से हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। तो ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ है। और इन डिटेल तो अभी हम एसेट्स लायबिलिटी पे यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही कुछ और है। अभी हमारा टॉपिक है कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटी, तो हमें इसके ऊपर ही फोकस करना चाहिए। इन फ्यूचर अगर लगेगा कि कुछ और इस पर कुछ डिटेल, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए या बनानी होगी, तो देख लेंगे इस दूसरे वीडियो में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज़, वो एक अलग से एक वीडियो बना लेंगे। बट अभी हम इसी पे फोकस करते हैं, है ना, अपने कंटिजेंट एसेट्स पे और कंटिजेंट लायबिलिटीज़ पे, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या है ये कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटी। तो जैसा मैं स्टार्ट कर रहा था कंटिजेंट एसेट्स से, तो पहले कंटिजेंट एसेट्स, और कंटिजेंट एसेट दो पार्ट में बना है, पहला कंटिजेंट, दूसरा एसेट्स। तो ये कंटिजेंट का मतलब क्या होता है, कंटिजेंट का मतलब होता है कि संभावित, मतलब जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और ये जब दोनों क्लब हो जाते हैं, कंटिजेंट और एसेट्स दोनों क्लब हो गए, मतलब ऐसा एसेट्स जो हमारा एसेट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट इज नॉट फिक्स, मतलब आज के डेट में वो हमारा एसेट्स नहीं है ना। ये इन फ्यूचर, आज की बात नहीं कर रहे, इन फ्यूचर ये हमारा एसेट्स हो भी सकता है और हमारा एसेट्स नहीं भी हो सकता है। अब कैसे, ये इसमें दो तीन बातें ध्यान देने वाली हैं कि कंटिजेंट एसेट्स के लिए। ये तो हो गया कि कंटिजेंट एसेट्स होता क्या है। अब कैसे इसको पहचानेंगे, कैसे कंटिजेंट एसेट्स को पहचानते ऐसे हैं कि ऐसा एसेट्स जो इन फ्यूचर में हमारा एसेट्स हो, जो जो एसेट्स हमारा इन फ्यूचर होगा, और किसकी वजह से होगा, पास्ट में कुछ ऐसी, कुछ इवेंट ऐसी हुई है जिसकी वजह से इन फ्यूचर ये हमारा एसेट्स होगा। संभावनाएं होने की, हुई पक्का नहीं है, फिर भी संभावनाएं होने की, पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, कि हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कब, किसकी वजह से, पास्ट में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जिसकी वजह से, है ना। और जब ये होगी तो कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेज होंगे जिसकी वजह से होंगी। मतलब जो पर्सन है जिसका एसेट्स ये होने वाला है, उसका कोई कंट्रोल, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। उस वक्त के इन फ्यूचर के सर्कमस्टांसेस के ऊपर में डिपेंड करेगा कि ये एसेट्स होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो तीन बातें तो क्लियर हो गई इसमें। पहला कि आज ये मेरा एसेट्स नहीं है, दूसरा कि इन फ्यूचर होगा, ये एसेट्स हमारा इन फ्यूचर हो सकता है, एसेट्स हमारा होगा मतलब हो सकता है हमारा, हो नहीं भी हो सकता और हो भी सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। किसकी वजह से होगा, पास्ट में कुछ इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से, और कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर में कुछ
जो होंगे वो डिसाइड करेंगे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी होंगी जिसकी वजह से ये हमारा एसेट्स होगा, और उसमें पर्सन का, जिसका वो एसेट्स होने वाला, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट, कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है ना। अब इतनी सारी वर्डिंग्स तो हमने इतनी सारी बोल दी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना, कि इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है ना। मेरा एक गोडाउन है और मेरे गोडाउन में स्टॉक था, ठीक है ना। मेरे गोडाउन पे स्टॉक था, मान लीजिए 1 करोड़ का मेरा स्टॉक पड़ा हुआ था मेरे गोडाउन पे। अभी अचानक से आग लगी और मेरा पूरा स्टॉक जल गया। आग लगी और स्टॉक मेरा जल गया, 1 करोड़ का मेरा नुकसान हो गया पूरे स्टॉक का। ठीक है ना। अभी मैंने क्या किया, वो मेरा स्टॉक जो था वो इंश्योर्ड था। मैंने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम कर दिया कि मेरा इतने का स्टॉक था 1 करोड़ का, और ये आप मेरी पॉलिसी है, मैं हर महीने, ये हर साल मैं पॉलिसी दे रहा हूँ, और मेरा नुकसान हो गया, अब मेरा इंश्योरेंस जो बनता है मेरा क्लेम, वो आप मेरे को दे दो। तो अच्छा, अब यहाँ पे इन फ्यूचर, अब कैसे ये कंटीजेंट, ये हुआ हमारा कंटीजेंट एसेट्स। क्या कंटीजेंट एसेट्स हुआ, जो हमें इंश्योरेंस से, कंपनी से जो पैसा मिलने वाला है लॉस की वजह से, जो हमने जो क्लेम किया है इंश्योरेंस क्लेम, वो जो क्लेम हमें मिलने वाला है वो हमारा कंटीजेंट एसेट्स है। क्यों? क्योंकि आज के रेट में तो एसेट्स है नहीं, आज के रेट में, आज तो मुझे मिल नहीं रहा है, ये कब मिलेगा? इन फ्यूचर मिलेगा, है ना। कब मिलेगा? इन फ्यूचर मिलेगा मेरे को। ठीक है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि पास्ट में आग लगी थी, पहले आग लगी है, आज मेरा एसेट्स नहीं है, इन फ्यूचर मेरा एसेट्स होएगा। कब? कुछ कुछ सर्टन सर्कमस्टांसेस हैं जिसके फुलफिल होने पे, मतलब सर्कमस्टांसेस किनके? वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो उनके सर्टेन पैरामीटर्स होंगे, उसके ऊपर वो चेक करेंगे कि ये सच में ये सारे पैरामीटर्स से वो फुलफिल होते हैं या नहीं होते हैं। तो अगर तो वो पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो वो मेरे को पैसा देंगे, और अगर उनके पैरामीटर्स अगर फुलफिल नहीं होते हैं वो पैसा मेरे को नहीं मिलेगा। मतलब ये पैसा मेरे को मिल भी सकता है और पैसा मेरे को नहीं भी मिल सकता है। क्लियर है ना, कि सर्टेन सर्कमस्टांसेस पे ही डिपेंड करेगा कि वो पैसा मेरे को मिलेगा या नहीं मिलेगा। और दे कौन रहा है? इंश्योरेंस कंपनी। मेरा तो उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है, मैंने तो बस क्लेम करके छोड़ दिया है। अब इन फ्यूचर जब वो आएगा तब वो आएगा, अब वो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो इसे बोलते हैं कंटीजेंट एसेट्स, संभावित एसेट्स, जो कि पॉसिबल है कि हो सकता है कि आ भी जाए और हो सकता है ना भी आए, पक्का नहीं है कि वो आएगा ही। ठीक है। तो तीनों बातें यहाँ फुलफिल हो गई। कौन कौन सी? पास्ट में आग लगी, आज मेरा एसेट्स नहीं है, इन फ्यूचर मेरे को मिलने वाला है। और कब मिलेगा? जब मेरे इन फ्यूचर टर्म्स कंडीशंस जो उनके हैं, जो उनके पैरामीटर्स हैं, वो अगर फुलफिल होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, तो मिलेगा। तो ये मेरा कंटीजेंट, ऐसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? कंटीजेंट लायबिलिटी भी इन द सेम मैनर कि मेरा जो लायबिलिटी जो है वो इन फ्यूचर होएगा। आज के डेट में मेरी लायबिलिटी नहीं है, इन फ्यूचर मेरी लायबिलिटी हो सकती है, होगी ये भी पक्की नहीं है, हो सकती है कि मेरी लायबिलिटी बन जाए, मेरे को पे करना पड़ जाए। ठीक है ना, इन फ्यूचर। ठीक है। किसकी वजह से? पास्ट में कुछ इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से, है। ऑलमोस्ट ये सेम सेम चल रहा है ना। बस वहाँ पे एसेट्स थे, यहाँ पे लायबिलिटी है, कि पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जिसकी वजह से इन फ्यूचर मेरे को पे करना पड़ सकता है, मेरी लायबिलिटी बन सकती है। और वो उसमें भी कुछ टर्म्स कंडीशन पे डिपेंड करेंगे कि हो सकता है कि मेरे को पे करना पड़े, हो सकता है मेरे को ना भी पे करना पड़े। मतलब पक्का नहीं है मेरे को पे, मतलब पक्का नहीं है कि मेरे को पे करना ही है, हो सकता है मुझे पे भी करना पड़े और ना भी पे करना पड़े। ठीक है ना। अब चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो गोडाउन वाला, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना। तो जो मेरा गोडाउन था जिसमें आग लगी थी, उसके जस्ट बगल में एक और किसी दूसरे बिजनेसमैन का गोडाउन था, किसी दूसरे पर्सन का गोडाउन था। अभी मेरे में जो आग लगी उसकी वजह से उनके गोडाउन में भी आग लगी, वो साथ साथ में था तो उसमें भी आग लगी। अब उनका भी कुछ सामान जल गया, उनका भी कुछ नुकसान हो गया। अब जो है उन्होंने कोर्ट में एक केस डाल दिया कि मेरी वजह से उनका सामान, जैसे 20 या 30 लाख का उनका सामान जल गया है, तो उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया कि मेरी वजह से उनका 20 या 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये जो मैटर है वो कहाँ है? कोर्ट में है। और इस पर डिसीजन कब आएगी? इन फ्यूचर आएगी। आज के डेट में तो कोई मेरी लायबिलिटी नहीं है। क्यों? आज के डेट में तो कोर्ट ने डिसीजन दिया नहीं है। कोर्ट कब डिसीजन देगी? इन फ्यूचर डिसीजन देगी। ठीक है ना।
तो इन फ्यूचर डिसीजन देगी, तो ये मेरी लायबिलिटी कब बनेगी? इन फ्यूचर। अच्छा, और बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये कोर्ट डिसाइड करेगा। मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस पर्सन का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। अब ये किस पे डिपेंड करता है? ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि ये मेरी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी। वो उनका डिसीजन के ऊपर मेरी लायबिलिटी बनेगी या नहीं बनेगी, ये राइज होगी या नहीं ये राइज होगी, ये कोर्ट के डिसीजन के ऊपर में डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 3 बातें हो गई कि आज के डेट में मेरी कोई लायबिलिटी है नहीं है। दूसरी कि इन फ्यूचर मेरी लायबिलिटी हो सकती है, होगी ये पक्की नहीं है, हो सकती है, ठीक है। और क्यों हो सकती है? क्योंकि पास्ट आग लगी थी, ठीक है, तो पास्ट में इवेंट हुआ, आज के डेट में कोई लायबिलिटी नहीं, इन फ्यूचर लायबिलिटी होने की संभावना है, ठीक है। और लायबिलिटी कब होगी? जब टर्म्स कंडीशन जो कोर्ट के हैं सर्टेन चीज़ें, उनकी जब डिसीजन आएंगी वो चेक करेंगे कि हाँ सच में इनकी वजह से हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके बाद ही ये मेरी लायबिलिटी क्रिएट होगी, मेरी लायबिलिटी अराइज होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल था। एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं इस पे। मान लीजिए कि मैंने किसी से सामान खरीदा, ठीक है ना, मैंने कुछ सामान परचेज़ किया किसी से, और मैंने जो ऑर्डर किया वो लेट्स से 2000 रुपीज़ पर पीस था। मैंने जो क्वालिटी जो मैंने सेलेक्ट करी, उस क्वालिटी पे मैंने वो एग्री करवाया उनसे कि ये क्वालिटी मैं आपसे परचेज़ करूँगा और मैं आपको 2000 पर पीस दूंगा मैं, ठीक है ना। मैंने लेट्स से 100 यूनिट या 1000 यूनिट कुछ भी मैंने उनसे परचेज़ कर ली 2000 रुपीज़ के हिसाब से। अब जब वो मेरे पास आया ना गुड्स, तो मैंने जब उसकी क्वालिटी चेक करी तो मेरे को वो लगा कि ये वो वाली क्वालिटी नहीं है जो मैंने उस वक़्त चूज़ किया था, मैंने जो सेलेक्ट किया था, इट इज़ नॉट दैट ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना। तो अब मेरे को क्या लग रहा है कि मेरे को अब उनको पे ये 2000 रुपीज़ नहीं करना चाहिए। मेरे को लग रहा है जैसे ये ना, ये 1200 रुपये वाली जो क्वालिटी थी ना, जो उन्होंने मेरे को दिखा था, ये वही वाली है। ये गुड्स जो है वो 1200 रुपये वाली क्वालिटी वाली है, ये वो क्वालिटी नहीं है 2000 वाली। तो मैंने 1200 रुपये के हिसाब से उनको पर पीस पे कर दिया। अब उन्होंने इसके ऊपर में डिस्प्यूट रेज कर दिया और उन्होंने कोर्ट में केस डाल दिया कि उन्होंने मेरे से सामान मंगवा लिया बट उन्होंने मेरे को कम पेमेंट करी है, ठीक है। अभी उन्होंने कोर्ट में केस तो डाल दिया, लेकिन अब ये कोर्ट डिसीजन कब देगी? इन फ्यूचर। आज तो दे नहीं रही है, तो आज के रेट में तो मेरी कोई लायबिलिटी है नहीं। इन फ्यूचर लायबिलिटी मेरी हो सकती है ना भी हो। कोर्ट को भी समझ आ जाए कि हाँ ये आपकी क्वालिटी जो है वो वाली क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मेरे पास भी एक मेरा सैंपल पड़ा हुआ है। मैं कोर्ट में जाऊंगा तो मैं अपना सैंपल दिखाऊंगा कि सर मैंने ये वाले पसंद किए थे और ये इसकी प्राइस मैंने फिक्स की थी 2000 रुपीज़, जबकि ये मेरे को कुछ और ही दूसरी क्वालिटी दे रहे हैं और उसका ये बोल रहे हैं ये 2000 रुपीज़, जबकि ये इनका दूसरे ये उससे कम प्राइस की ये क्वालिटी है ये। तो ये कोर्ट हो सकता है मेरी बात भी समझ ले, तो हो सकता है मेरी लायबिलिटी ही राइज ना हो, या हो सकता है कि कोर्ट मेरे अगेंस्ट में दे डिसीजन और मेरी क्वालिटी मेरी जो है वो लायबिलिटी अराइज हो जाए। तो ये डिपेंड कब होगा? इन फ्यूचर में ये पता लगेगा। आज मेरी कोई लायबिलिटी नहीं है, तो इन फ्यूचर जो लायबिलिटी मेरी बनेगी वो कोर्ट के डिसीजन के ऊपर बनेगी। ये डिपेंडेंट है, मेरी लायबिलिटी जो है वो डिपेंड किसके ऊपर में? कोर्ट के डिसीजन के ऊपर में डिपेंड है, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम चीज़ होगी कि पास्ट में मैंने परचेज़ किया, आज मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, इन फ्यूचर लायबिलिटी हो सकती है। कब? जब कोर्ट ऑर्डर दे तब। मेरा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, अगले बंदे का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी कंटिजेंट लायबिलिटी, मतलब जो संभावित लायबिलिटी है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? कंटिजेंट एसेट्स और कंटिजेंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होता है? कंटिजेंट एसेट देखो, हमने पहले ही मैंने अपने पीछे वाले वीडियो में भी मैंने एक बताया था आप लोगों को कि एक कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट होता है। कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट में हम ये कहते हैं कि जो इनकम आपकी संभावना है होने की, मतलब प्रोबेबिलिटी है होने की, तो उसको भी हम कंसिडर नहीं करते। यहाँ तो मतलब है ही नहीं, मतलब संभावना मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यहाँ तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में नहीं, पॉसिबिलिटी है। तो हो सकता है कि ना भी हो मेरी इनकम, तो मैं कैसे आज उसको मैं कंसिडर कर लूँगा उसको एसेट्स, है ना। तो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं, बैलेंस शीट में नहीं, ये बैलेंस शीट में एसेट्स बैलेंस शीट में आता है, तो बैलेंस शीट में तो हमारा ये आएगा नहीं फाइनेंशियल्स में।
ये कहाँ आएगा, ये डायरेक्टर्स रिपोर्ट में आएगा। डायरेक्टर रिपोर्ट क्या होता है, डायरेक्टर्स एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक रिपोर्ट बनानी होती है डायरेक्टर्स को, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में वो सबमिट किया जाता है। तो उस रिपोर्ट में वो बस वो डिक्लेयर करेंगे कि ये पॉसिबिलिटी है जी कि हमारे इन फ्यूचर ये एसेट्स क्रिएट हो जाए। वो बस डिक्लेयर करेंगे, कहाँ, डायरेक्टर्स रिपोर्ट में, और कहीं नहीं। फाइनेंशियल्स में ये कहीं पे भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अब ये अपनी कंटीजेंट लायबिलिटी देखिए, जो प्रोबेबल लायबिलिटी होती है उसको हम कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो कंसिडर करते हैं, बट यहाँ क्या है, यहाँ तो ये हमें अमाउंट ही डिसाइड नहीं है कि कितना होने वाला है, नहीं होने वाला है, होएगा भी तो कितना होएगा पता ही नहीं है। अब कोर्ट ऑर्डर देगी, वो 20 लाख के लिए देगी, 30 लाख के लिए देगी, 50 लाख के लिए देगी भी या नहीं भी देगी, तो ये यहाँ तो पता ही नहीं है कि ये होने वाला है नहीं है लायबिलिटी मेरी। तो इसके लिए ये फाइनेंशियल्स में मतलब बैलेंस शीट में तो मेरी लायबिलिटी बन करके नहीं आएगी ये, लेकिन ये नोट्स टू अकाउंट में इसको कंजर्वेटिव सिस्टम के अकॉर्डिंग दिखाएं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है कि मेरी ये लायबिलिटी ये इन फ्यूचर अराइज हो जाए। इसके लिए ये नोट्स टू अकाउंट भी, इनफैक्ट आपको पता ही होगा, नोट्स टू अकाउंट भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, और साथ में ये नोट्स टू अकाउंट। तो ये नोट्स टू अकाउंट में ये डिक्लेयर किया जाएगा कि इन फ्यूचर ये हमारे लायबिलिटी एराइज हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है, जरूरी नहीं है बट पॉसिबिलिटी है। इसलिए बस एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें नोट्स टू अकाउंट में दिखाना होता है। तो ये इसका ट्रीटमेंट। तो हमने तीनों चीज़ें देख ली, क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, और तीसरा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो इसमें डिटेल यही है, बेसिकली मैंने कोशिश करी है ऑलमोस्ट सब कुछ कवर करने की। बाकी नेक्स्ट दूसरे वीडियो में देखते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।